ठीक है, तो देखो डायमेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स डिपेंड ऑन एनर्जी, मास एंड टाइम। इनकी पावर नहीं गिवन है तो पावर एबीसी लिख दूं। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन लिख दी के हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? ml2t - 2 टू पावर a, मास टू पावर b एंड टाइम टू पावर c। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, m टू पावर a प्लस b, l टू पावर 2a एंड t टू पावर -2a प्लस c। ठीक बात है? यस सर। कि हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका मतलब के की डायमेंशन लेनी है नहीं लेनी? के की डायमेंशन नहीं लेनी, राइट। अब कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1। और l टू पावर हमारा कितना था? 2a, राइट। l को भी कंपेयर कर लिया, आप t को भी कंपेयर कर लो। तो क्या हमारी a की वैल्यू हाफ आ जाएगी? इसको पुट कर देते हैं, तो क्या b भी हाफ आ जाएगा? और यहां से हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 नहीं, +1। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? सर सी -1 नहीं आएगा? सॉरी, हाँ -1 आएगा। -1, हाँ, -2 और +1, राइट। तो आई होप ये तरीका समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। तो ये मैंने डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन बताई। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला n2 = n1 m1/m2 टू पावर a, l1/l2 टू पावर b एंड t1/t2 टू पावर c, राइट। तो एक मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में, जिसमें यूनिट ऑफ मास है अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ है बीटा मीटर और यूनिट ऑफ टाइम है गामा से। तो जूल का मतलब एनर्जी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml2t - 2, राइट। वन हमारा कौन है? 1 जूल। क्या ये n1 है? n2 में फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले में डाल दूं। मास की पावर हमारी 1 है, लेंथ की पावर 2 है और टाइम की पावर -2। ठीक बात है। अब मास को हम लोग क्या लिखेंगे? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड्स में। ओरिजिनल सिस्टम में। ऊपर वाला हमारा कौन सिस्टम? ओरिजिनल गिवन सिस्टम। नए सिस्टम में मास की यूनिट अल्फा ग्राम, अल्फा किलोग्राम, लेंथ की बीटा मीटर और टाइम की गामा सेकेंड। तो क्या ऐसा आ जाएगा? n2 = 1, अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2 एंड गामा 2। सही है। सबको मेरा Yes. व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना?
Yes, sir. ठीक। थर्ड सिस्टम में फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। इससे क्वेश्चन आते हैं। सपोज लिखा है प्रेशर इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस बी टी प्लस लॉग के एक्स या लॉग सी एक्स कर देते। तो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। इसका मतलब बी टी हमारा किसके इक्वल है? m0 l0 t0। क्या b को मैं t टू पावर -1 कह सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी जेईई मेन में भी दिखा है। वैसे ही क्या मैं p को a के इक्वल कह सकता हूँ? p इज प्रेशर। प्रेशर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, ml-1 t-2। एक डायमेंशन आ गई, बी की डायमेंशन आ गई। अब लॉग हमेशा डायमेंशनलेस होगा क्या? x हमारा डिस्टेंस है, तो क्या c की डायमेंशन आ गई l टू पावर -1? Yes, sir. तो आई थिंक 3 एप्लीकेशन मैंने बता दिए तुम लोगों को। फर्स्ट मैंने बताया डिपेंडेंसी, सेकंड मैंने बताया कन्वर्जन, और थर्ड बताया मैंने डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट एबीसी। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पता होना चाहिए? जब भी हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या लेना है फाइनल रिजल्ट में? लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक बात बोली? 27.3 में अगर मैं 1.44 ऐड कर दूं तो क्या ये 28.74 हो जाएगा? Yes, sir. फर्स्ट में 1 डेसिमल प्लेस है, सेकंड में कितने हैं? 2। तो हमें किसको लेना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को। इसका मतलब मुझे 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो क्या मैं राउंड ऑफ कर दूंगा? Yes. तो 4 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो 4 हट जाएगा और लेस देन 5 है, तो प्रीवियस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, राइट? राउंड ऑफ के 4 रूल्स है, देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा है 12.43 और हम 3 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो क्या लेस देन 5 है? जस्ट राउंड ऑफ कर देंगे। अगर ये लिखा होता 12.48 तब इसे हमें क्या लिखना पड़ता? मोर देन 5 है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर ये लिखा होता 12.45 जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो 5 है और प्रीवियस नंबर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 12.4 लिख देंगे। अगर ये 12.15 होता और प्रीवियस नंबर ऑड है तो प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी 1 को हम क्या लिख देंगे? इंक्रीज करके 2। तो सिग्निफिकेंट का एप्लीकेशन समझ में आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या लेना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, Yes, sir. अब एप्लीकेशन 2 देखते हैं सिग्निफिकेंट का। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में क्या लेंगे हम? फाइनल रिजल्ट हैज लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हैज लीस्ट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1.2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया
सपोज 413 से 1.2 को हमने मल्टीप्लाई करा है 413 से, तो ये हमारा आ गया कितना 495.6। 413 में कितने सिग्निफिकेंट है 3 3 और 1.2 में 2, तो हमें फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट चाहिए 2 फाइनल में हमें चाहिए 2 सिग्निफिकेंट, राइट। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, फोर 495 को अगर हम 2 सिग्निफिकेंट में लिख रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए 490 496 490 लिखना चाहिए या 500 लिखना चाहिए 500 तो 500 में कितने सिग्निफिकेंट हैं 2 या 1 1 है ना, और 490 में कितने सिग्निफिकेंट है 2, लास्ट वाला 0 काउंट नहीं होगा ना विदाउट डेसिमल, तो आंसर 500 लिखूं या 490। 490 हाँ, ध्यान देना ये राउंड ऑफ नहीं करा मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट फॉलो करा है। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें 121 इंटू 423 कितना आ जाएगा मैंने कैलकुलेटर से करा तो ये आ गया 51183। अब हमें कितने सिग्निफिकेंट चाहिए दोनों में 3 है, तो दोनों में 3 तो फाइनल आंसर में हमारे कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए 3। तो इसको क्या लिखूं 51200 yes sir ठीक है ना। आई हो सबको लॉजिकल लगा। yes sir उसके बाद हम बात करते हैं एरर्स की। जब भी एरर्स में हम दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एरर्स में, सपोज L1 हमारा है 30 ± 2 सेंटीमीटर और L2 है 20 ± 1 सेंटीमीटर, तो L1 + L2 कितना हो जाएगा 50 ± 3 सेंटीमीटर, यस सर और L1 - L2 कितना हो जाएगा 10 ± 3 सेंटीमीटर ±3 नोट सेंटीमीटर। करने वाली बात क्या है एरर कभी भी सब्ट्रैक्शन में सेपरेट नहीं। एरर सब्ट्रैक्शन में L1 L2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, एरर्स को नहीं, एरर को तो ऐड अप ही Yes. करना है। ये समझ में आता है yes sir ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड केसेस का मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो क्या V = IR होता है, तो डेल्टा V/V को हम क्या लिखेंगे डेल्टा I/I प्लस डेल्टा R/R, ठीक है। थर्ड केस लिखा है पावर्स। अगर ये ऐसा लिखा है सपोज x = A² B⁻³ अपॉन C D⁻−2/3, तो डेल्टा x/x को हम लिखेंगे डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D। अब a की पावर क्या थी 2, आगे आ जाएगी। b की पावर -3 थी बट उसको हम 3 लिखेंगे। इसका मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव लिखनी है क्या c की पावर क्या है 1 और d की पावर क्या है 2/3, ठीक है। yes फोर्थ केस है एरर इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।
जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट? ठीक है ना? इसको क्या हम ऐसा कह सकते हैं, डेल्टा Rp बाई Rp स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। सेकेंड वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे हम? एरर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन मतलब इसका एप्लीकेशन है फिफ्थ, एरर इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। सपोज तुमने मुझे बताया कि तुमने एक्सपेरिमेंट करा और तुम्हारे टाइम पीरियड की वैल्यूज आ रही हैं 10, 12 एंड 14। तो एवरेज वैल्यूज कैसे निकालेंगे? एवरेज वैल्यू होगी 10 प्लस 12 प्लस 14/3, राइट? कितना आ जाएगा ये? 36/3, 12। अब क्या निकालोगे? डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। डेल्टा का मतलब है जो भी तुमने एवरेज वैल्यू निकाली है और जो तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे क्या? डिफरेंस का मतलब मैं मॉड कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब साइन नहीं लेना है। क्या ये 2, 0 और 2 आ गया? अब हम एरर का क्या निकालेंगे? एवरेज 2 प्लस 0 प्लस 2/3, तो क्या 4/3 आ जाएगा? तो हमारा टाइम पीरियड एवरेज कितना आएगा? 12, और उसमें एरर कितनी की है? 4/3। ठीक बात है। अब सपोज हम निकालना चाहते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है? डेल्टा T/T। क्या इसको हमें ऐसे करना चाहिए 4/3 इंटू 12? क्या 4/36 आ गया? अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो जो भी रिलेटिव एरर आया है उसको इंटू क्या कर दो? 100। तो क्या परसेंटेज निकल जाएगा इससे? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes. जी सर। बहुत बढ़िया। एरर का लास्ट एप्लीकेशन है सिंपल फॉर्मूला। तो मैं चाहता हूं हर टॉपिक का तुमको आइडिया होना चाहिए क्या? अगर आइडिया होगा तो एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन? अब इन पे बैठे खूब सारी प्रैक्टिस कर डालो बस। टी का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। तो जी को हम क्या कह सकते हैं? 4π²L/T²। तो डेल्टा G/G को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T, राइट? कैपिटल टी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टाइम पीरियड। और स्मॉल टी का मतलब है टाइम फॉर n राउंड। टाइम फॉर n राउंड्स। तो क्या स्मॉल टी को n कैपिटल टी कह सकता हूँ? ठीक बात है। तो इस रिलेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा स्मॉल t/t। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगर एरर क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। अगर हमें x गिवन है, सपोज t² प्लस 4t प्लस 3, और मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो बेसिक अप्रोच मेरे दिमाग में क्या है? डिफरेंशिएट।
अगर वेलोसिटी हमारे पास आ गई है और हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो फिर से डिफरेंशिएट कर दे। Yes. ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब भी एक्स क्वेश्चन में गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तब भी क्या करना चाहिए, Differentiate. डिफरेंशिएशन। अब उल्टा करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तब, Integrate. बढ़िया, इंटीग्रेशन करना। और v2x Same sir, integration. देन अगेन इंटीग्रेशन। ठीक बात है। Yes. इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ की। अगर xt ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी और एरिया नथिंग। तो 1 का मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट पे। 2 इज नॉट पॉसिबल। 3 का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। 4 का मतलब है एक्सेलरेशन और 5 का मतलब है रिटार्डेशन। ठीक बात है। Yes. अगर वीटी ग्राफ आ गया तो इसका ग्राफ में स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। मॉड ऑफ एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। 1 से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। 2 Not नॉट पॉसिबल। 3 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। Yes, sir. अगर एग्जाम में ऐसा ग्राफ आ गया वीटी का, ठीक है, सपोज ये 10 है और ये 20 है, दिस इज 4 एंड दिस इज -4। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्या 4 × 10 करना चाहिए, Yes, sir. ट्रायंगल में लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। क्या ये -20 आ गया। Yes, sir. तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो साइन लेना है नहीं लेना, लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 पॉजिटिव था 40 और 20 कैसा था, नेगेटिव। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 20 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो फिर मॉड लेना पड़ेगा क्या, Yes, sir. तो आंसर तब 60 आएगा, राइट। Yes, sir. आई होप यहाँ तक का आइडिया लग गया मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं गैलीलियो लॉ पे। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो ने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर दें तो फर्स्ट टी सेकंड में अगर वो h फॉल हुआ है तो नेक्स्ट टी सेकंड में कितना फॉल होगा, 3h, देन 5h, देन 9h 7h। 7 ठीक है, आई होप गैलीलियो समझ में आ गया। Yes, sir. yes sir अब इसका एक उल्टा केस मैं बनाता हूँ, रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो। इसमें मैं ये बताता हूँ कि अगर फर्स्ट हाइट को फॉलो होने में टाइम √1t लगा है तो नेक्स्ट h को फॉलो होने में कितना टाइम लगेगा, √2 - √1t। नेक्स्ट h को फॉलो होने में √3 - √2t। नेक्स्ट h को फॉलो होने में √4 - √3 बढ़िया। तो आई होप इसमें नोटिस कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes, sir.
इक्वल इक्वल हाइट को फॉल होने में टाइम इक्वल है या अनइक्वल है? unequal, पहले अगर √1t है, देन √2 माइनस √1t, √3 माइनस √2t, √4 माइनस √3t। और आज की क्लास का एम सबको पता है ना, मैक्सिमम एलिमेंट का पार्ट कवर करना है, राइट? Yes, yes, sir. तो मैं सारे आइडिया दे रहा हूँ कि देखो इस तरीके से सोचना है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है ना? स्टॉपिंग डिस्टेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और रिटायर्ड हो रहा है, तो क्या थोड़ी देर बाद जाकर रेस्ट पे आएगा? ठीक है, तो मैंने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। अगर रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो क्या हमारा s की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2a। अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की बजाय स्टॉपिंग टाइम निकालना चाह रहा हूं, तब क्या करूंगा? v इक्वल टू u माइनस 8। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा? u बाई a। yes sir, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ फ्रिक्शन का। कि अगर ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है राइट साइड को, तो क्या फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है? अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। F को लिख दिया मैंने म्यू के एन। और क्या हम n को mg कह सकते? a कितना आ जाएगा? म्यू जी, राइट? ऐसा क्वेश्चन अभी जेईई में आया है क्या? yes sir, बेसिक बात को बस ध्यान दो, क्या बताया जा रहा है। अगर यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। yes sir, ठीक है, काइनेमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले हमारे 4 है, राइट? v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, एंड डिस्प्लेसमेंट इन tf सेकेंड। ध्यान देना ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। और ये सारे फॉर्मूले हम कब अप्लाई करेंगे? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कभी वेरिएबल आता है तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? इंटीग्रेशन। ठीक है, yes sir, तो ये फॉर्मूले सिर्फ तभी लगाना है जब एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो? constant, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है ना? yes sir, ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। आज की क्लास का एम क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर करना, राइट? अगर टॉपिक कवर्ड होंगे तो एग्जाम में वो सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रोजेक्टाइल को हम बॉल को हमने थ्रो करा u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? u cos थीटा एंड u sin थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है हमारा? 0, एंड एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है? -0। सबने नोटिस करा? u cos थीटा कौन है? ux। u sin थीटा क्या है? uy। तो अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं और मुझे फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम में, तो क्या करोगे? बेसिक से जाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh फॉर y एक्सिस।
हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई क्या होगा 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा। क्या यहां से हमारा एच आ जाएगा? Yes, sir. मुझे लगता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ जाएगा। ax 0, इस बात से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वेलोसिटी अलोंग एक्सिस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है 2t0, t0 ऊपर जाने में और t0 नीचे आने में। अब इस t0 को कैसे कैलकुलेट करूंगा? बेसिक फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at y एक्सिस के लिए। हाईएस्ट पॉइंट पे v बाई कितना है हमारा 0, ay कितना है हमारा -g। क्या मेरे पास t0 आ गया? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप तक जाने में टाइम लग रहा है u साइन थीटा बाई g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई g। सही बात है। Yes. हम लोग निकालना चाहते हैं रेंज, तो रेंज एक्स एक्सिस के लॉन्ग, राइट। रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ux क्या है हमारा u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन थीटा बाई g। ax कितना है 0। क्या रेंज का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेसिक पता होना चाहिए क्या कहाँ से बनते हैं फॉर्मूले। अगर मुझे सेम रेंज चाहिए तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल है 45 माइनस थीटा सेम रेंज के लिए तो दूसरा एंगल क्या होगा 45 plus theta. 45 प्लस थीटा। सही बात है। अब एक क्वेश्चन अभी देखो जेई में ऐसा आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक फाइटर प्लेन जा रहा है, उसकी कुछ हाइट है, ए पे हमारे पास एक गन है जिससे हम फाइटर प्लेन को हिट करना चाहते हैं। तो मुझे वर्टिकल फायर करना चाहिए या कुछ एंगल पे फायर करना चाहिए? फाइटर प्लेन वर्टिकल है अभी हमारे ऊपर, जैसे ही हम फायर करेंगे, अगर हमने फायर ए टू बी करा तो जब तक बुलेट ए टू बी जाएगी तब तक तो प्लेन निकल जाएगा। तो इसका लॉजिक होता है इसको हम प्रोजेक्टाइल में फायर करते हैं। तो जो बुलेट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वीबी कॉस थीटा, जो कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो क्या इससे हमारा थीटा निकल जाएगा? फॉर एग्जांपल प्लेन की वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने 500 और बुलेट की मान ली 1000, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 500 अपॉन 1000 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। आई होप सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes. ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक बार देख लो सारे पॉइंट।